पहले और कोई बॉम्ब डाले इधर, पूरी क्लास सीधी बैठ जाएगी। ठाकुर सीधा बैठ पाएगा ना? हाँ गुड, वाह नौजवान। अब जल्दी से प्यारी प्यारी स्माइल दो एक, और जल्दी से मुझे बताओ AS29 को समझने के पहले क्या आपको लाइबिलिटी का मतलब पता है क्या? क्या AS29 का मैंने रिवीजन बैच में भी कॉन्सेप्ट पेपर डाला है। AS29 बहुत सिंपल है एंड इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू थ्योरी। अगर इसको अच्छे से समझ लिए तो समझ जाना, आंसर आ जाएंगे। तो बेटा जी जरा ध्यान से सुनिए, लाइबिलिटी क्या है? दिस इज ऑल द डेफिनेशन गिवन इन द फ्रेमवर्क लाइबिलिटी का। सो लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम future economic outflow of resources is expected or arising from a past event, the settlement of which is expected to result in an outflow from the enterprise of resources embodying economic benefit. समझे कि नहीं? तो लाइबिलिटी का पहले मतलब समझ जाओ, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब अभी नहीं देना है, आज मालूम है। यस और नो? Like for example, when you get engaged, then you know that अभी शादी नहीं हुई है, but आज मालूम है उनके साथ होने वाली। So it is a present obligation, मतलब आज आपको पता है कि पैसा देना है। It is a present obligation. Obligation arises because of obligating event. Now, what is an obligating event? Obligating event could be something where you have entered some contractual relationship. You have entered what? Some contractual relationship, जिसके वजह से पैसा देना ही पड़ेगा। Obligating event. So बेटा जी इसके अंदर क्या लिखा है? That creates an obligation that results in an enterprise having no realistic alternative. No realistic alternative मतलब पैसा ही देना पड़ेगा या एसेट ही देनी पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे आपने कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट साइन किया था कि हम आपको वारंटी देते हैं 2 साल की, अगर 2 साल में वो चीज खराब हो गई तो आपको या तो उसको पैसा देना पड़ेगा या उसको असेट रिप्लेस कर देनी पड़ेगी। जैसे आईफोन का वारंटी गारंटी 1 साल का, तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर। यस और नो? सो राजा बेटा जी दैट क्रिएट्स व्हाट? एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट, दैट कॉन्ट्रैक्ट। और वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट का मतलब क्या है कि यू डोंट हैव एनी अदर रियलिस्टिक सोल्यूशन, पैसा ही देना पड़ेगा। तो इट इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब आज मालूम है। ऑब्लिगेशन मतलब इट कम्स फ्रॉम ऑब्लिगेटिंग इवेंट। ऑब्लिगेटिंग इवेंट मींस वेयरइन इट इज बिकम मैंडेटरी बिकॉज ऑफ सम लॉ और अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर यू डोंट हैव अ रियलिस्टिक अल्टरनेटिव बट टू पे कैश। आपके पास दूसरा कोई रियलिस्टिक अल्टरनेटिव नहीं है, बट आपको क्या करना पड़ेगा? कैश पे करना पड़ेगा। यस और नो? और राजा बेटा जी ये इधर बोला है ना अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, ये पास्ट में होना चाहिए। और इधर क्या लिखा है? आउटफ्लो फ्रॉम द एंटरप्राइज ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब क्या देना पड़ेगा? कैश या असेट। अब चलते बेटा जी व्हाट इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड व्हाट इज द पॉसिबल ऑब्लिगेशन। बेटा प्रेजेंट और पॉसिबल को मैंने क्लास में समझाने की कोशिश करी थी, अगर आपको एग्जांपल याद हो। प्रेजेंट का मतलब होता है मोर लाइकली देन नॉट, मतलब द चांसेस ऑफ हैपनिंग आर मोर देन 50%। अकाउंट्स इज एन एस्टिमेट. So I'll say you there are various types of liability. The first liability is creditors, debentures, bills payable. All these liabilities you know whom to pay, when to pay, what amount to pay. All these things are known, clear. But when I use the word provision for warranty, provision for warranty is also a liability. उसके अंदर भी पैसा देना है वारंटी का, बट आप ये दावे के साथ नहीं बता सकते कि कितना देना पड़ेगा। एग्रीड? बट देना पड़ेगा लगभग लगभग इतना ही, ये आप कैसे बता सकते हो? एज अ मैटर ऑफ सम डेविएशन और एज अ मैटर ऑफ सम प्रोबेबिलिटी। और वो प्रोबेबिलिटी अगर 50% से ऊपर है सो देन दैट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। और अगर वो प्रोबेबिलिटी 50% के नीचे है देन दैट इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन। एग्रीड? और अगर उसके हैपनिंग के चांसेस 1, 2, 5% ही है दैट इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन विथ which has got remote outflow. पैसे देने के चांसेस रिमोट है। रिमोट मतलब ना के बराबर। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रहा तो इट इज शोन एज प्रोविजन।
अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन रहा तो इट इज शोन एज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. एम आई कम्युनिकेटिंग? तो बेटा जी हमेशा ध्यान में रखना, अगर हैपनिंग के चांसेस आर मोर देन 50%, देन इट इज व्हाट? प्रोविजन. इफ हैपनिंग के चांसेस आर लेस देन 50%, इट इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन. बट पॉसिबल ऑब्लिगेशन के अंदर भी रिमोट है तो उसको कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी भी डिस्क्लोज नहीं करते. अब जरा ध्यान से सुनो, डिबेंचर लाइबिलिटीज रिकॉग्नाइज. तो लाइबिलिटी के डेफिनेशन में क्या क्या आएगा? डिबेंचर आएगा, राइट, क्रेडिटर्स आएगा, राइट. तो उसका डेफिनेशन देखो, लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आज मुझे पता है बिकॉज ऑफ एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट, बराबर है. फिर आगे क्या? अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, मैंने पास्ट में परचेस किया होगा, डिबेंचर इशू किए होंगे. द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो फ्रॉम द एंटरप्राइज ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट. तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी? डिबेंचर, क्रेडिटर्स, बराबर है. अब दूसरा क्या? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. इसका मतलब क्या है? द चांसेस ऑफ पेइंग इज मोर लाइकली देन नॉट. दैट इज टू से इट इज द चांसेस ऑफ पेइंग इज मोर देन 50%. उसमें प्रोविजन क्रिएट करते हैं एस्टिमेटेड अमाउंट का. और अगर चांसेस और हैपनिंग आर लेस देन 50%, तो हम क्या करते हैं बेटा जी? उसको डिस्क्लोज करते हैं एज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. बट इफ द चांसेस और हैपनिंग आर रिमोट, पेमेंट के चांसेस रिमोट है, सो वी वोंट इवन डिस्क्लोज इट एज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. तो ये जो भी कुछ था, ये क्या था बेटा जी? कॉन्सेप्ट पेपर है. तो ये देखो क्या लिखा है? एन ऑब्लिगेशन इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इफ बेस्ड ऑन द एविडेंस अवेलेबल, इट्स एग्जिस्टेंस ऑन द बैलेंस शीट डेट इज मोर लाइकली देन नॉट. ये लिखा है ना, इज कंसिडर्ड प्रोबेबल, दैट इज मोर लाइकली देन नॉट. और पॉसिबल ऑब्लिगेशन क्या हो जाता है बेटा जी? इफ बेस्ड ऑन द एविडेंस अवेलेबल, इट्स एग्जिस्टेंस एट द बैलेंस शीट डेट इज कंसिडर्ड नॉट प्रोबेबल. स्टैंडर्ड को ब्लैक या व्हाइट चाहिए था, इसीलिए उन्होंने क्या बताया? पॉसिबल ऑब्लिगेशन मतलब जो प्रोबेबल नहीं है वो क्या है? पॉसिबल. से यस. It must be noted that for contingent liability, the existence of possible obligation should be not probable, whereas for provision it should be probable. तो बेटा वर्ड्स के पास क्या ध्यान दोगे? अगर probable वर्ड यूज किया तो समझ जाना वो प्रोविजन है. अगर पॉसिबल वर्ड यूज किया तो समझ जाना वो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है. अभी एक और लेवल अप करो. कई बार क्या होता है कि आपको ये पता है कि प्रोविजन है, कई बार आपको पता है कि ये लाइबिलिटी है, बट आप मेजर नहीं कर पा रहे हो अमाउंट. क्या नहीं कर पा रहे हो? अमाउंट मेजर नहीं कर पा रहे हो. तो उस केस में वो प्रोविजन होते हुए भी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी दिखाया जाएगा, क्योंकि किसी भी अमाउंट को रिकॉग्नाइज करना, प्रोविजन की एंट्री होती है. रिकॉग्नाइज करना मतलब क्या? एंट्री करना है. तो अगर एंट्री करनी है तो बेटा मुझे अमाउंट की जरूरत है. अगर अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज करना पड़ेगा. सर ऐसे केस हो सकते हैं क्या? यस. आपके ऊपर कोई केस हो गया, अब केस हो गया तो अभी तक उसका कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है ऐसा, आप पता ही नहीं कर पा रहे हो कि कितना देना पड़ेगा. ये जरूर पता है कि देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा यू डोंट नो. तो उस केस में जब अमाउंट एस्टिमेट नहीं हो पा रहा है और जो अमाउंट देंगे वो गलत देंगे, इससे अच्छा क्या? एस्टिमेट करो मत, उसको क्या दिखा दो? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. और वो लिखते हुए लिखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली प्रोविजन है, बट बिकॉज इसके अमाउंट हम कंप्यूट नहीं कर पा रहे, इसलिए इसको हम क्या दिखा रहे? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. सेस. इसमें और एक कॉन्सेप्ट है विच आई विल टेल यू अगेन. सो बेटा जी अब यहां से स्टैंडर्ड शुरू होता है. रिमोट का मतलब सर क्लियर कर दीजिए, जो तू बनने वाली फ्यूचर में. या सो रिमोट का मतलब इंग्लिश में ये होता है गुड़िया कि जिसके हैपनिंग के चांसेस, होने के चांसेस ना के बराबर है. ना के बराबर है मतलब अभी समर्स चल रहे हैं. आज तुमको क्या लगता है पुणे में बारिश होगी? तुम ऐसा नहीं बोल सकते इम्पॉसिबल है, तुम बोलोगे ना के बराबर चांसेस है. समझे? या कळते? बेस्ट है. आगे बढ़े. प्रोविजन, अ लाइबिलिटी विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय यूजिंग सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन. ए पिल्ले वो क्या बोला? व्हाट इज अ प्रोविजन? अ लाइबिलिटी. मतलब जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था वो लाइबिलिटी का, मैंने ऊपर ही लिख दिया था, वो डिबेंचर का था, क्रेडिटर्स का था. यस और नो? सो अब प्रोविजन और लाइबिलिटी में फर्क क्या है? तो लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट, द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस और आउटफ्लो ऑफ असेट एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट. मतलब कैश या असेट देनी पड़ेगी, ऐसा बोला. ये हुई लाइबिलिटी. अब प्रोविजन क्या है? तो प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी.
whose amount can be estimated reliably. तो प्रोविजन क्या है? एक लाइबिलिटी है, मतलब लाइबिलिटी के जितनी भी आइटम्स मैंने आपको समझाया, ऑब्लिगेटिंग इवेंट होना चाहिए, राइट? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब चांसेस ऑफ पेइंग आर मोर लाइकली देन नॉट, ये सब चाहिए. बट साथ साथ और एक कंडीशन है कि प्रोविजन के अमाउंट इज नॉट फाइनल, इट इज एस्टिमेटेड विथ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, इज मेजर्ड यूजिंग द सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन. से यस, पक्का? सो प्रोविजन के लिए वर्ड कौन सा आएगा? प्रोबेबल. और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के वर्ड कौन सा आएगा? पॉसिबल. सो रिकॉग्निशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, प्रोबेबल दैट outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation, reliable estimate can be made of the amount. Say yes. अब राजा बेटा जी मेरी बात सुन लो, तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, एक नहीं, ये पहली तो होनी चाहिए तो ही वो प्रोविजन बनेगा, बट नीचे दी गई दोनों कंडीशन में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसको हम प्रोविजन नहीं मानेंगे. तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में इसके डेफिनेशन को इंक्लूड किया गया है. मेरी बात सुनो, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का डेफिनेशन काफी बड़ा देखने को मिलेगा और तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन होगा. अभी जैसे इसके अंदर तुम क्या बोल सकते हो? अ लाइबिलिटी विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग द सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन. फिर हमने प्रोविजन का रिकॉग्निशन क्या बोला? इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट. फिर हम वर्ड क्या बोल रहे हैं? प्रोबेबल दैट देयर वुड बी आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट. और फिर हमने क्या बोला? रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड. मैंने पहले आपको बताया अगर एस्टिमेट नहीं हो सकता तो प्रोविजन होने के बावजूद भी उसको प्रोविजन नहीं दिखाएंगे, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि बैक टू बैक वारंटी होती है. बैक टू बैक वारंटी का मतलब समझना, या मैं आपको दूसरा, ठीक है अभी का जो एग्जांपल दे रहा हूं गलत दे रहा हूं क्यों मुझे मालूम है मैं गलत बोल रहा हूं, बट तुम्हारे समझ के लिए इजी पड़ेगा. अगर मान लो एक डिवाइस है, ये एप्पल का डिवाइस है, ये एप्पल का डिवाइस दिख गया. अब ये एप्पल का डिवाइस अगर खराब हो गया तो मैं किधर जाऊंगा? अगर एप्पल का कोई डीलर है तो मैं उसके पास जाऊंगा, वह एप्पल का डीलर मेरे को रिप्लेस कर दे देगा. बट आप सोच के बताओ ये डीलर की लाइबिलिटी कि एप्पल की लाइबिलिटी है? बट मैं पैसे किससे लूंगा? डीलर से. तो डीलर के लिए ये प्रोविजन नहीं है क्योंकि उसकी वो लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में एसेट भी है, उसको पैसा मिलेगा भी. सो वो जो कुछ भी रिएंबर्समेंट करेगा वो पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस. सो इस केस में अगर आप समझ रहे हो कि देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेस, वी कैन नॉट कॉल इट एज व्हाट? प्रोविजन. से यस. सपोज तुमने मुकेश अंबानी की गाड़ी को ठोक दिया, सपोज, और गाड़ी को ठोकने के बाद में तुमने चिल्ला पुकार किया वहां पर, ऐसा क्या वैसा क्या. मुकेश अंबानी बाहर निकला और उसने बोला तेरे को दिखाता हूं, तो दिखाता हूं, तुम्हारे ऊपर केस किया. अब कोर्ट ने फाइन कर दिया तुमको 10 लाख रुपए. अब मैं आपको ये पूछ रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है मुकेश अंबानी पैसे लेगा क्या? अच्छा, तुम इतना सीरियसली क्या सोच रहे हो? सड़ा दिया पूरा एग्जाम्पल. मेरे हिसाब से शायद ना ले, मेरे हिसाब से क्या, शायद ना ले. उस केस में आपका प्रोविजन तो था बट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस इज नॉट एक्सपेक्टेड. मतलब ऐसी कोई भी सिनारियो जहां पर या तो उसका मेजरमेंट ना हो सके या उसका आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस ना हो सके, तो कैन आई नॉट से दैट इट इज नॉट अ प्रोविजन. तो बेटा जी मैं पहले कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के पास चलूंगा, और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का डेफिनेशन बड़ा है, ये दिखने में ऐसे ही बड़ा है, इसके पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आपने लॉजिक समझ गया कि प्रोविजन की दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो भी वो क्या मानी जाएगी? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. तो पहले कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के लिए वर्ड प्रोबेबल नहीं है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के लिए वर्ड है पॉसिबल ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट द हैपनिंग ऑफ विच इज, नहीं सॉरी, अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन. इधर हाईलाइट करिए पॉसिबल ऑब्लिगेशन. that arises from past event and the existence of which will be confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more uncertain events, one or more uncertain future event not wholly within the control of the enterprise. सर याद करना पड़ेगा. यस, जैसा मैंने किया है वैसा याद करना पड़ेगा. कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पॉसिबल एडे. कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज व्हाट? अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट the happening of which
द एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन occurrence of one or more uncertain future event not wholly within the control of the enterprise. मतलब ऐसे इवेंट जिसके ऊपर एंटरप्राइज का कोई कंट्रोल नहीं है, उसके बेसिस पर आपकी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है या नहीं है डिसाइड होगा. जैसे फॉर एग्जांपल तुमने बैंक के पास अपना बीआर डिस्काउंट कराया, अब आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी अगर ड्रॉवी ने पैसा पेमेंट नहीं किया तो तुम्हारी क्या बनी? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. तुमने मेरी गारंटी दी बैंक को, तुमने मेरी गारंटी किसको दे दी? बैंक को. तुमने अगर पैसा नहीं दिया तो कौन देगा? मैं देगा. बट मेरी लाइबिलिटी नहीं है, तुम्हारी लाइबिलिटी है, मेरी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, क्योंकि ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है. ऐसा नहीं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हो सकता है, राइट? और बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट. पास्ट इवेंट क्यों? क्योंकि मैंने गारंटी साइन कर दी, राइट? वन और मोर फ्यूचर अनसर्टन इवेंट. अनसर्टन इवेंट क्या? तुम शायद पैसा ना दो कमीने, उस केस में मुझे देना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट होनली विद इन द कंट्रोल ऑफ मी. कि तुम दोगे क्या नहीं दोगे, मेरे कंट्रोल में क्या नहीं. तो हेंस इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. यस. कैन आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेवल? अब ये जो बी वाला पॉइंट है ना, ये इजी है. A present obligation that arises from past event but not recognized. Not recognized मतलब recognized word is for provision. Contingent liability के लिए word है disclosed. वो notes to accounts में जाता है. Provision की एंट्री होती है. अगर आप provision for warranty की एंट्री करेंगे तो P&L to provision for warranty. Income tax की एंट्री करेंगे तो income tax to provision for tax. Provision for tax की एंट्री होती है, recognized होता है वो. और contingent liability क्या होती है? Disclosed होती है. क्लियर है? So I am saying it is not probable that outflow of resources embodying economic benefit will require to settle the obligation. उदाहरण याद है? बैक टू बैक वारंटी. मैं किसी को वारंटी दे रहा हूं बट मुझे किसी और से वारंटी मिल रही है. आगे, a reliable estimate of an amount of the obligation cannot be made. मतलब या तो आप उस ऑब्लिगेशन का अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो, या इट इज नॉट प्रोबेबल दैट देयर वुड बी आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस. जाके चेक कर लो, मैंने यही 2 पॉइंट बताए थे क्या? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो होना चाहिए, वहां पर क्या वर्ड है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन, राइट? फिर दूसरा क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बट रिकॉग्नाइज नहीं हुई है. क्यों? या तो उसकी अमाउंट मेजर नहीं हो सकती, या आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस इज नॉट एक्सपेक्टेड. मतलब पैसा देना पड़ेगा ऐसा लगता नहीं है. ऐसा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि जो आदमी वो मर गया, कोई भी कारण की वजह से आपको पैसा ना देना पड़े, तो उस केस में प्रोविजन की भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है. सो यस, have you all understood so far? अरे रामा, ये नोट्स में किसने ये पिक्चर्स ड्रॉ करे हैं? मेरा नहीं है, हैंडराइटिंग भी मेरी नहीं है. ये मेरी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है काजल. तो काजल ने किया ये. वेरी गुड आर्टिस्ट. अभी बैठी है ऑफिस में. बैठी है अभी? काजल बैठा है क्या? हाँ बैठा है. अब मैं आपको बता रहा हूं मेजरमेंट कैसे करते हैं. तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का मेजरमेंट कैसे करने का एक प्रॉब्लम देखेंगे हम. बट प्रोविजन का मेजरमेंट कैसे होगा तो सुन लो. यूजिंग द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एट द बैलेंस शीट डेट शुड नॉट बी डिस्काउंटेड. अभी जबरदस्ती बोला शुड नॉट बी डिस्काउंटेड. क्यों शुड नॉट बी डिस्काउंटेड? कॉन्सेप्ट कहां से है? जिनका एफएम हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोविजन का पैसा फ्यूचर में देना पड़ेगा. तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि उसको डिस्काउंट करने का क्या, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं डिस्काउंट नहीं करने का. सो यस. आगे, शुड कंसिडर रिलेटेड रिस्क एंड uncertainties and related future event to be considered when there is a sufficient objective evidence that they will occur. Gain from disposal of the asset not to be considered. Consider reimbursement. Reimbursement मतलब अगर पैसे मिलने की गारंटी है, बैक टू बैक वारंटी वाला क्लेम याद आ रहा है क्या? रिएम्बर्समेंट कर रही है, बट अगर मान लीजिए कोई डिस्पोजल ऑफ द असेट की वजह से प्रॉफिट होने वाला है, उस चीज को इग्नोर करिए. बट मेरी अगर बात मानिए तो मैं आपको बताऊं, इस सब कुछ इग्नोर करिए, सिर्फ इतना सा ही याद रखिए.
फर्स्ट लाइन याद रखना, पढ़ेंगे। चलिए अभी इधर आ जाइए। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज होती है कि रिकॉग्नाइज होती है? डिस्क्लोज, ठीक है। अच्छा अभी मुझे बताओ, पहले कोई चीज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी थी, उसके बाद में प्रोविजन बन सकता है? यस। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज एन एस्टिमेट, और आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोविजन में। डू यू अप्रिशिएट दिस? और प्रोविजन भी कन्वर्ट हो सकता है किसमें? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में, क्योंकि दोनों ही एस्टिमेट है। सो हमेशा आपको कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी और प्रोविजन को रिव्यू करते रहना है। तो ये देखो, एन एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बट इट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात क्लियर है क्या? सो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को क्या करना है बेटा जी? आपको डिस्क्लोज करना है, बट क्या उसको शिफ्टिंग फ्रॉम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी टू प्रोविजन पॉसिबल है क्या? यस। कब पॉसिबल है? इफ द सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड, न्यू एविडेंस सजेस्ट दैट इट इज नो मोर अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, इट इज व्हाट? प्रोविजन. So contingent liabilities are continuously assessed if it becomes probable that outflow of future economic benefit will be required to settle the obligation which is previously assessed as contingent liability, a provision is recognized. मतलब जब पैसा देने की नौबत आई जाएगी और वो probable बन जाएगा, it becomes probable, तो हम क्या बोल देंगे बेटा जी? आपको क्या करना पड़ेगा? contingent liability को provision में shift कर देना है। अब बेटा जी इसके अंदर भी मैं आपको यही बोलूंगा, should be disclosed in the financial statement। ये जो नीचे के लाइन है ना, they are all same ditto the definition of contingent liability। वो जो दो कंडीशन वहां पर लिखी हुई वो, तो मेरी अगर बात मानो तो डेफिनेशन पढ़ लिया, अब ये इतना पढ़ लिया, बात खत्म। जो मैंने येलो किया वो पक्का। अरे क्वेश्चन के आंसर्स आएंगे भाई, कोई भी आएगा, टेंशन ना करो। चले भी आगे। कॉन्टिंजेंट एसेट अभी नहीं देखते, मुझे ये भी नहीं देखना। अच्छा, कॉन्टिंजेंट एसेट का ना डिस्क्लोजर होता है ना रिकॉग्निशन होता है। कॉन्टिंजेंट एसेट मतलब जो असेट पॉसिबल असेट है, मतलब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि लाइबिलिटी तो रिकॉग्नाइज कर लो, बट कॉन्टिंजेंट एसेट को ना रिकॉग्नाइज करना ना डिस्क्लोज करना। कॉन्टिंजेंट एसेट बाद में देखेंगे। अब मैं, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बताया था। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में मैंने बताया था टर्मिनेटिंग अ लाइन ऑफ अ बिजनेस। तो जब कभी भी मैनेजमेंट का डिसीजन हो जाता है, तब अगर आपको याद होगा तो उसको हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलकर डिस्क्लोज करना शुरू करते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था AS 24 में, याद आ रहा है? AS 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में हमने बोला ना, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, देयर इज अ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट व्हिच हैज हैपेंड, यस और नो? और माय डियर फ्रेंड, वो कौन सा था और एक दूसरा? बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हैज बीन हैपेंड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड इट, यस और नो? तो ऐसे केस में हम फिर उसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। बट वहां पर सिर्फ डिस्क्लोजर हुआ, बट जब कभी भी कोई ऑपरेशन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, तब आपको रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन बनाने पड़ते। क्यों? मैंने अभी इधर एक प्रीमाइसेस लिया है रेंट पर। अगर मैं उस बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहा हूं, तो मैंने वो प्रीमाइसेस क्या किया था? मेरे बिजनेस के कंटिन्यूटी के लिए मैंने 5 साल की लीज पर लिया। अगर मैं 2 साल में छोड़ रहा हूं, तो मुझे वो ऐसे ही नहीं छोड़ने देगा। वो मुझसे क्या मांगेगा? ही इज गोना चार्ज मी सम पेनल्टी, और वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन। मैं कई सारे एम्प्लॉइज को लेके आता हूं, एम्प्लॉइज का रिट्रेंचमेंट होता है, एम्प्लॉइज को इधर से उधर शिफ्ट करना होता है, राइट? सो देयर आर मेनी थिंग्स इन विच अ बिजनेस इज क्लोज्ड, एंड व्हेन यू वांट टू क्लोज अ बिजनेस, तो तुमको पता होना चाहिए कि उसका आपको, अब वो ऐसा नहीं है कि वो फ्यूचर में होगा, अब वो क्लियर है क्यों करना है। तो इसके लिए उसका क्या करते हैं? रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन करते हैं। तो ये देखिए, रिस्ट्रक्चरिंग is a program that is planned and controlled by the management and materially changes either the scope of the business undertaken and the manner in which the business is conducted. Some examples are, agreed? तो जब कभी भी बिजनेस का रिस्ट्रक्चरिंग हो, तब आपको उसका क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन। गुड न्यूज दो, एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया, आने के चांसेस कम है। ज्यादा इसके ऊपर भावनात्मक या भावुक होकर खुद की बैंड नहीं बजाने की है। क्या क्या लिखा है? सेल और टर्मिनेशन ऑफ अ लाइन ऑफ अ बिजनेस, क्लोजर ऑफ अ बिजनेस लोकेशन इन अ कंट्री और अ रीजन और अ रीलोकेशन ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी, चेंजेस इन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर,
fundamental reorganization that have materially effect on the nature and the focus of the enterprise operation. समझे? सर ये रट्टा मारना है, मैं तो बोलूंगा मत करना, मेरे पर मत डालना, आ गया तो आ गया, बट मेरे को लगता है नहीं आएगा क्योंकि छपरी है। अरे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, किसी के ऑर्गेनाइजेशन में रीस्ट्रक्चरिंग का होना इज नॉट अ कॉमन ट्रांजेक्शन, रेयर है, बट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोविजन का होना इंपॉर्टेंट है। तो कोई बुद्धिमान आदमी होगा तो वो उसके ऊपर टेस्ट करेगा ना, जो स्पेशल केस नहीं है, जो रेगुलर केस है और वो बच्चे को आना ही चाहिए। और दूसरा कौन सा? ओनरियस कॉन्ट्रैक्ट। आपको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट याद है, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, रिकॉग्नाइज द होल प्रोविजन, बट वो कौन सा था? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट था। बट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कंस्ट्रक्शन में होता है ऐसा नहीं है, देयर आर सम कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, सर्विस में भी होते हैं। सर्विस में आपको पता है इसमें नुकसान होने वाला है, बट फिर भी आप वो लेते हो कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं ओनरियस कॉन्ट्रैक्ट। ओनरियस कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज द होल प्रोविजन इमीडिएटली। मतलब अगर आपको पता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया 1 लाख रुपए का और आपको उसके लिए निभाने के लिए खर्चा मिलेगा, मतलब खर्चा करना पड़ेगा 5 लाख, तो 4 लाख तो सीधा सीधा नुकसान है। तो 4 लाख रुपए का आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? प्रोविजन। तुम पूछोगे क्यों? एकदम कॉमन सेंस की बात है बेटा। ऐसे लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किए जाते हैं सो दैट दे कैन एंटर द बिजनेस। उनको क्लाइंट चाहिए होता है। तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें तुम्हारा पोर्टफोलियो बढ़ाना है और तुम्हारा किसी तरीके से कनेक्ट शाहरुख के साथ हो गया, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तुम शाहरुख को बोलते हो कि मुझे आपका काम दे दीजिए। शाहरुख बोलता है मेरा ऑलरेडी कर रहा है। तुम पूछते हो कितने में कर रहा है? वो बोलता है 5 लाख में कर रहा है। तुम बोलते हो कि मैं 50,000 में करता हूं। तुम्हारे पोर्टफोलियो पर तुम्हारे शाहरुख का नाम चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे पोर्टफोलियो में शाहरुख का नाम आता है ऑटोमेटिकली पीपल विल से वाओ, एग्रीड? सो दैट पर्टिकुलर रीजन माय डियर फ्रेंड, ओनरियस कॉन्ट्रैक्ट विच इज अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। और ओनरियस कॉन्ट्रैक्ट पहले प्रॉफिटेबल होते कई बार, बाद में ओनरियस भी हो जाते हैं। जैसे ही वो ओनरियस मतलब लॉस मेकिंग हुआ, उस केस में रिकॉग्नाइज द प्रोविजन इमीडिएटली। रिकॉग्नाइज द प्रोविजन ऑफ व्हाट अमाउंट? ईदर द लॉस और कॉस्ट ऑफ एग्जिटिंग। एग्जिटिंग मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने के लिए जितना रुपया देना पड़ेगा, विच एवर इज लोअर। मतलब कुल मिलाकर ऐसी लोएस्ट अमाउंट निकालो कि जो भरने के बाद में तुम उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाओगे, दैट वैल्यू का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। इज दैट ओके? पक्का? ये हो गया ओनरियस कॉन्ट्रैक्ट। बेटा जी इसके क्वेश्चन हम करेंगे कल, बट एक क्वेश्चन मैं आपको कराकर भेज देता हूं। ये ऐसा है कि जीतने के चांसेस 100% है। मैं सिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं। जीतने के चांसेस कितने हैं? 100%। तो पेमेंट करने के चांसेस कितने हैं? 0। नहीं। जीतने के चांसेस कितने हैं? 50। मतलब मैंने क्या बोला था कि अगर जीतने का चांसेस 50 के ऊपर है, मतलब 50 भी वैसे ही मानो प्रोबेबल है, तो इसका क्या क्रिएट करेंगे बेटा जी? जीतने के चांसेस 50% के ऊपर है, मतलब पे करने के चांसेस 50% के नीचे है। हां नहीं? प्रोविजन तब होगा अगर हारने के चांसेस 50% के ऊपर हो गए। तो अब आप देखो इधर क्या लिखा है, जीतना 50% चांसेस है, लूज करने के लो डैमेजेस, एकदम कम डैमेजेस 40%, और लूज हाई डैमेजेस, बहुत ज्यादा डैमेज लगेंगे, कितना? 10%। मतलब इन दोनों से यही लग रहा है ना कि हम जीतेंगे, और अगर मान ले जीते नहीं भी तो डैमेजेस कितने? एकदम लो। तो इसका मतलब हमारा दृष्टिकोण किस तरफ झुक रहा है कि हम जीतेंगे, और अगर हम केस जीत जाएंगे तो क्या हम पेमेंट करेंगे क्या? नहीं। तो इसमें प्रोविजन नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप प्रोबेबिलिटी समझते हो, व्हेन द चांसेस ऑफ हैपनिंग आर मोर देन 50%, देन इट इज व्हाट? प्रोविजन। इफ द चांसेस ऑफ हैपनिंग आर लेस देन 50%, देन इट इज व्हाट? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। और प्लीज समझो, तुम बोल रहे हो सर जीत रहे 50% के ऊपर जीतने का बात आ रहा है, तो तुम प्रोविजन क्यों नहीं कर रहे? प्रोबेबल तो है ना जीतने का। अबे प्रोबेबल है तो पैसा नहीं देना पड़ेगा ना, तुम्हारे ऊपर किसी ने केस ठोका, तुम अगर जीत रहे हो तो तुम पैसे दोगे क्या? नहीं ना। रिमेनिंग 5 केसेस, जीत गया, लो डैमेजेस एंड लूज डैमेजेस। सो बेटा जीतने के चांसेस 50% और लो डैमेजेस का भी 30%। तो इसके अंदर भी आपको क्या पता चल रहा है कि बेटा जी जीतने के चांसेस आर ऑलमोस्ट मोर देन 50%, एंड हेंस माय डियर फ्रेंड यू विल नॉट क्रिएट अ प्रोविजन। अब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी करनी है, तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कितनी आएगी? 0। ये इधर कैलकुलेट कर रहा हूं, लो कैलकुलेटर बेटा जी, 15 into 0, ये भी 0 है क्या? ना 1,20,000 into 40%,
48,000। अच्छा 2 लाख इंटू 10%, ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी सीखा होगा ना, 20,000। और रसगुल्ले बच्चों 1 लाख इंटू 30%, 30,000। और बेटा जी 20% का 2,10,000 का 20% कितना आ रहा है पिल्लू? मेरे रसगुल्लो 48 और 20 कितना हुआ? 68। मेरे मटर पनीर 30 और 32 42 72। ओके, अब सुन लो ये कितने केसेस है बेटा? इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 केसेस, इन रिस्पेक्ट ऑफ 10। अभी जो मैंने निकाला कितने का निकाला? 1 का ना, इंटू 10 कितना आ जाएगा? 6,80,000 और 72,000 इंटू 5 है शायद, 5 है कि 10 है? 5। 72,000 इंटू 5 360। सो बेटा जी मुझे प्रोविजन नहीं दिखाना है, मुझे क्या दिखाना है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी 10,40,000। हाउ? ये देखो 10,40,000 और ये क्या दिखाएगा? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। इज दैट ओके? नाउ राजा बेटा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप इसके क्वेश्चंस को देखकर आ जाइएगा। हम कब मिलेंगे? मंडे के दिन, और मंडे के दिन AS 29 को समाप्त करेंगे, ठीक है? बट बिफोर आई प्रोसीड, AS 11 कर देंगे मंडे के दिन और AS 29 फिर रहता है मेरे हिसाब से 23, 27 और 10, बराबर है ना? तो 11 और 29 हम कब करेंगे? मंडे को। AS 11 आसानी से हो जाएगा क्योंकि आपका ब्रांच हो गया तो करवा दूंगा मैं, ठीक है? चलो ऑनलाइन लाइव बोलो, बाय बोलो एकदम प्रेम से। AS 29, ये AS 29 की थ्योरी अच्छे से पढ़ गया ना? ऐसा मत छोड़ना, वो शब्दों को याद कर लेना। AS 29 में शब्दों को याद करना पड़ेगा। बाया बाया कंपनी फाइनल अकाउंट। तानिया बेटा मैंने कंपनी फाइनल अकाउंट के लिए बोला था कि मैं वीडियो दूंगा क्योंकि उसमें अब पढ़ाने के लिए शेष कुछ बचा नहीं है। द रीजन इज कि आपने अमालगमेशन कर लिया, कंसोलिडेशन कर लिया, तो कंपनी फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट आता है, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको वीडियो दूंगा, वो आपको करना है। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें आता है ऑलरेडी, है ना?